नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। ऐसे तो भारत में 3 मौसम होते हैं, जी हाँ, सर्दी, गर्मी और बरसात। लेकिन एक और मौसम है जो हर सीजन में आता है, और वो मौसम है चुनावी मौसम, जो हर सीजन में आता है। इसी साल मई जून में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। सितंबर अक्टूबर में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के लिए चुनाव हुए, और अब झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। और अब बारी है जनता के रुझानों की, नतीजों के पूर्वानुमानों की, देश के सबसे बड़े एग्जिट पोल की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका। चुनावी राज्यों में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान 9 रैलियों को संबोधित किया, जबकि प्रचार खत्म होने के ठीक पहले कांग्रेस ने भी दम दिखाया। अंतिम 5 दिन में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत बड़े नेताओं ने 75 रैलियां की। पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी की ओर से सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर एनडीए खेमा ही आपस में बटा हुआ नजर आया। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के बयान एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे पर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा। दूसरी ओर झारखंड में घुसपैठियों को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार को पूरे चुनाव के दौरान आड़े हाथों लिया। झारखंड विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न और यूसीसी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी ने पुरजोर तरीके से उठाया है। देखिए, पूरे चुनाव के दौरान महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड की हम बात कर ले, तमाम मसलों पर, तमाम मुद्दों पर मुफ्त की रेवड़ियां हावी होती हुई दिखाई दी। फ्री बिजली की बात हुई, रियायती गैस सिलेंडर्स का जिक्र हुआ और बेरोजगारी भत्ता जैसे वादों के जरिए सभी दल वोटर्स को लुभाने की पुरजोर कोशिश करते हुए दिखाई दी। महाराष्ट्र में इस बार खुद को साबित करने की ओर सी मची हुई है। एक और जहां उद्धव ठाकरे पर खुद को बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी साबित करने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर शरद पवार संभवतः अपनी आखिरी सियासी पारी में न केवल महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी की कवायद में दिखे, बल्कि पवार परिवार में खुद को स्थापित करने की चुनौती दिखी। आरोप प्रत्यारोप के बीच व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई। सीएम योगी के बहाने भगवे पर सवाल उठाया गया। तो प्रचार के अंतिम दिन विपक्ष ने महाराष्ट्र में बीजेपी पर पैसे बांटने तक का आरोप लगा दिया। झारखंड की बात करें तो बीजेपी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। शिवराज सिंह चौहान और सीएम शर्मा ने पूरे सूबे में जमकर पसीना बहाया। दोनों ओर से दावों और वादों की झड़ी सी लग गई। वोटिंग से पहले सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आए। चुनावी घमासान के बाद मतदान क्या कहता है, वोटिंग का रुझान, दोनों राज्यों के चुनावी नतीजों का पूर्वानुमान, जिस पल का पूरे देश को बेसब्री से है इंतजार। मतलब रिजल्ट से पहले का पूर्वानुमान लेकर हाजिर है न्यूज इंडिया, देश का सबसे बड़ा एग्जिट पोल। एक है तो सेफ है। बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, ये सालों का काम है। देश की आर्थिक राजधानी, जी हां, देश की आर्थिक राजधानी जिस सूबे की राजधानी है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की क्या है सियासी कहानी, आइए पहले उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। जिसमें कुल 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में कुल 6 रीजन यानी कि जोन है। आइए महाराष्ट्र के बारे में विस्तार से बताते हैं, सियासी समीकरण को आपको समझाते हैं। तो क्या कुछ है सियासी समीकरण, समझ लीजिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र में कुल 6 रीजन आते हैं। मुंबई रीजन में 36 सीटें आती हैं। शिवसेना, उद्धव और शिंदे गुट का प्रभाव नजर आता है। कोंकण रीजन, ये कि दूसरा रीजन है, जिसमें 39 सीटें आती हैं। गोवा से सटे सिंधु दुर्ग से ठाणे तक इसका फैलाव है। एकनाथ शिंदे का गृह क्षेत्र है कोंकण। कोंकण की 12 लोकसभा में से महायुति ने 7 जीती थी लोकसभा चुनावों के दौरान।
महाविकास आघाड़ी ने 5 लोकसभा सीटों पर फतेह हासिल की, जीत हासिल की। अब अगले जोन यानी कि अगले रीजन पर आइए। वो जोन है मराठवाड़ा, जिसमें 46 सीटें आती हैं। छत्रपति संभाजी नगर से लातूर तक 8 जिले, करीबन 35% आबादी मराठाओं की मराठवाड़ा में कांग्रेस का खासा वर्चस्व और प्रभाव के विस्तार का प्रतीक है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा रीजन है विदर्भ, और यह बीजेपी के लिए हमेशा से गले की फांस बना रहा। इस बार बीजेपी का दावा है कि विदर्भ में फूल खिलेगा, कमल खिलेगा। विदर्भ में विधानसभा की कुल 62 सीटें आती हैं। नागपुर से लेकर अकोला तक 11 जिले, जी हां, यही वो 11 जिले हैं जो बीजेपी के लिए पास हैं। विदर्भ का आधा हिस्सा मध्य प्रदेश से लगा हुआ। बीजेपी और कांग्रेस का क्षेत्र में खासा प्रभाव है। कुछ क्षेत्र जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है उसमें बीजेपी का प्रभाव नजर आता है, कुछ जो इसके अंदर आता है वहां पर कांग्रेस का प्रभाव नजर आता है। उत्तरी महाराष्ट्र रीजन अगला जोन है। ये नांदूर से अहिल्यानगर तक 5 जिले इस क्षेत्र में आते हैं। ओबीसी और आदिवासी की खासी आबादी इस क्षेत्र में नजर आती है। बीजेपी का उत्तरी महाराष्ट्र में खासा प्रभाव है। पश्चिमी महाराष्ट्र ये अगला जोन है, अगला रीजन है, जिसमें 58 विधानसभा सीटें आती हैं। सोलापुर से कोल्हापुर तक 5 जिले, 58 सीटें। सांगली, सतारा और पुणे, इतिहास में आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, और ये प्रभाव रखता है एनसीपी का। शरद पवार और अजीत पवार का गढ़ है ये। क्योंकि भतीजे थे, घड़ी ने दिशा दिखाई, उसके बाद अलग हो गए। दोनों के प्रभाव का क्षेत्र है। लोकसभा चुनाव में हालांकि अजीत पवार बहुत बढ़िया दाव नहीं दिखा पाए। शरद पवार ने अपना कमाल दिखाया, सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला चुनाव चिन्ह को लेकर के, लेकिन फिलहाल बात जनता को कितनी समझ में आई है, कितने भाई है, ये देखने वाली बात होगी। मराठा आरक्षण आंदोलन का खासा असर नजर इस क्षेत्र में आता है। लाड़की बहन योजना से महायुति को फायदा मिलता भी दिख रहा है। मराठा आरक्षण, मराठा वर्सेस ओबीसी, महंगाई, फसलों के कम रेट से नुकसान, बटोगे तो कटोगे। जब मैं स्टिंग हम चला रहे थे उस दौरान आपने देखा होगा किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया। इसकी वजह से मुस्लिम वोटों में ध्रुवीकरण हुआ, हिंदू वोट सेंट्रलाइज्ड हुए। एमवीए को इसका फायदा हो सकता है, महायुति को इसका सीधा फायदा हो सकता है। तो महाराष्ट्र झारखंड में सियासी संग्राम जिसका क्या कुछ जोन है और असर है, ये समझने का विषय होने वाला है। तो देखिए, 2 राज्यों में आज वोटिंग हुई है। झारखंड की जिक्र करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, और इस बीच देखिए आपको हम ये भी बता दें कि आज महाराष्ट्र का मौजूदा सियासी समीकरण है वो 5 साल पहले हुए चुनाव से पूरी तरह से अलग है। 2024 के जून में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसमें विधानसभा वार किसको बढ़त मिली थी, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव हुए हैं 2024 के, और उसके बाद आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं महाराष्ट्र में विधानसभा वार किस तरह से ये पूरी स्थिति है। रीजन वाइज भी आपको बता रहे, सीट्स बता रहे इस इलाके में कितनी आती हैं। और देखिए, मुंबई, माफ कीजिएगा, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, शिवसेना उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, एनसीपी को कितनी बढ़त मिली है ये भी आपको बता रहे हैं। तो मुंबई का जिक्र कर रहे हैं तो 36 सीटें यहां पर आती हैं, आपको दिखा रहे। कोंकण में 39 सीटें आती हैं, मराठवाड़ा में 46 सीटों का जिक्र है, विदर्भ में 62 सीटें, उत्तरी महाराष्ट्र में 47 है, पश्चिमी महाराष्ट्र में यहां पर 58 सीट्स है। तो यहां पर बीजेपी को कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो क्या कुछ घटा जोड़ देखने को मिल रहा है, वो आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। और स्थिति शिवसेना की क्या है ये भी आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम देखें शिवसेना उद्धव ठाकरे को तो कहीं ना कहीं बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप कोंकण इलाके का जिक्र करें, मुंबई की बात करें, मराठवाड़ा की बात करें, विदर्भ को देख ले, उत्तरी महाराष्ट्र या फिर पश्चिमी महाराष्ट्र, कांग्रेस की स्थिति आप समझ सकते हैं। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको एनसीपी की भी स्थिति, शरद पवार की स्थिति भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चुनाव है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है वो भी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। इस बीच देखिए, ये भी समझिए कि कई बड़े नेताओं की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। पार्टियों में जिस तरह से हमने देखा 2 फाड़ हुई है, और उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये देखिए महायुति
कि हम जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी को 148 सीटों पर जो है बीजेपी चुनाव लड़ रही है, शिवसेना के पास यहाँ पर 83 सीटें हैं, एनसीपी 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो ये इस बार का आपको बता रहे हैं। और महाविकास आघाड़ी का जिक्र अगर कर ले तो कांग्रेस 103 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है, शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास 96 सीट्स है, एनसीपी अगर हम देखें शरद पवार के पास 87 सीट्स है। तो ये इस बार की सीट्स है। इस बीच ये दोनों ही जो गठबंधन है चुनावी मैदान में है और होड़ इस बात की है कि कौन किससे ज्यादा दमदार यहां पर नजर आ रहा है। और जैसे कि जिक्र किया, शिवसेना भी 2 टुकड़ों में बंट चुकी है और वहीं एनसीपी भी 2 टुकड़ों में बंट चुकी है। तो देखिए झारखंड में 81 सीटें हैं, 2 चरणों में चुनाव। आज दूसरे चरण का मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। और अगर हम देखें महाराष्ट्र में तो एक ही चरण में चुनाव संपन्न कराए गए 288 सीटों पर। वोटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है, जो मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और किस तरह से हमने ये भी देखा कि झारखंड में ज्यादा जोश लोगों के बीच देखने को मिला है जब वोट करने की बारी आती है एज कंपेयर टू महाराष्ट्र। तो सियासत के दांवपेच पुरजोर तरीके से आजमाए गए हैं। हमने समीकरण समझाने की कोशिश करी, मुद्दे बताने की कोशिश करी। महाराष्ट्र के बाद झारखंड का रुख करेंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ उसकी डिटेल्स है। लेकिन उसके पहले बाबूलाल मरांडी क्या कुछ कह रहे हैं, पीसी कर रहे हैं, सुनिए। क्योंकि इस बीच में ही कई एक पर्व भी आ गया, दुर्गा पूजा, दीपावली, जो हम सब लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण पर्व होता है, छठ भी है। और उस बीच में चुनाव का प्रचार है, ये नहीं सब कुछ कह सकते हैं कि पर्व भी लोग मना रहा था और लोकतंत्र के पर्व भी लोग मना रहे थे धूमधाम से। और कोई भी काम में कोई पीछे नहीं रहते थे, सब लोगों ने बड़ी मनोयोग से काम किया है। उसमें से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है या एनडीए के प्रत्याशी है, बढ़ चढ़ करके जिसको कहते हैं कि इस चुनाव में लोगों प्रचार में लोगों ने भाग लिया। और उसके साथ साथ वैसे तो बाबूलाल मरांडी को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि सभी के जो महत्वपूर्ण पर्व थे वो इन त्योहारों के बीच, सियासी त्योहार यानी कि चुनावी त्योहार के बीच में आए हैं। मंत्री वगैरह काफी लोग आए हैं। तो हम पाठक जी को जरूर कहेंगे कि बाद में आप सब लोगों को एक सिनोप्सिस लिख करके दें और ये अच्छी ढंग से उसको अपने अपने समाचार में उसको जगह देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। उनमें से 2-3 नाम मैं जरूर कहूँगा कि जो चुनाव सिर्फ यही नहीं हो रहा था, चुनाव महाराष्ट्र में भी था। झारखंड और महाराष्ट्र बड़ा प्रदेश है, लेकिन उसके बाद भी इस प्रदेश एक छोटा प्रदेश जहां पर 81। तो चलिए महाराष्ट्र के बाद बात कर लेते हैं झारखंड की, चूंकि झारखंड में भी आज चुनाव संपन्न हुए हैं और विधानसभा की कुल 82 सीटें, जिनमें से 81 सीटों पर मतदान जो है वो होता है। और एक सीट पर एंग्लो इंडियन को राज्यपाल की ओर से मनोनीत किया जाता है। इस बार INDIA गठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी जहां सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो दूसरी ओर अपने काम के दम पर हेमंत सोरेन फिर से सत्ता में वापसी का दम भर रहे हैं। तो किसको मिलेगी सत्ता और किसको लगेगा झटका, ये तो 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन आज नतीजों से पहले हम आपको लोगों के रुझान बता रहे हैं। उससे पहले जानेंगे झारखंड का सियासी समीकरण क्या कुछ कहता है, ये आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। बताएंगे कितनी सीट्स हैं और रीजन वाइज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये बताएंगे कि झारखंड में किस रीजन में कितनी सीट्स हैं और कौन कहां पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, विधानसभा चुनाव का देखिए जिक्र हो रहा है। कुल विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो 81 है। पालमू रीजन, जी मोनिका, पालमू रीजन जिसकी हम बात करें जिसमें 9 सीटें आती हैं। और वहीं अगर हम कोल्हान रीजन का जिक्र करें तो 14 सीट्स यहां पर आती हैं। इसके अलावा दक्षिणी छोटा नागपुर रीजन का भी जिक्र कर लेते हैं, 17 सीट्स यहां से आती है। इसके अलावा उत्तरी छोटा नागपुर रीजन है जिसमें 7 सीटें आती हैं। संथाल परगना के बारे में आपने सुना होगा। संथाल परगना नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, इसमें 18 सीटें आती हैं। और वहीं कोयलांचल रीजन की अगर बात करें तो 16 सीट्स यहां पर आती हैं।
तो ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच देखिए 2024 में तो विधानसभा चुनाव हो रहे, इससे पहले 2019 में क्या सियासी समीकरण था ये समझाने की कोशिश करेंगे। कमोबेश इस बार के चुनाव में भी वही राजनीतिक परिस्थितियां हैं। 2019 में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन हुआ करता था, तो वहीं इस बार भी वो एक साथ चुनावी मैदान में, चुनावी रण में ताल ठोकते नजर आए। एनडीए की बात करें तो इस बार एजेएसयू के साथ आने से बीजेपी थोड़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ठीक है, ग्राफिक्स के जरिए एक बार पूजा बताते हैं कि 2019 में झारखंड में रीजन वाइज क्या क्या स्थितियां थी, क्या क्या चुनावी नतीजे आए थे। देखिए 2019 का रिजल्ट आपको बता रहे हैं। पलामू रीजन का पहले जिक्र कर लेते हैं। 9 सीट्स यहां से आती हैं और बीजेपी को 5 सीट मिली थी, जेएमएम को 4 सीट्स मिली थी। बिल्कुल, जेएमएम का जिक्र यहां पर हो रहा है पलामू रीजन में, जबकि अन्य जो कि निर्दलीय खड़े हुए थे उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया था। कोल्हान रीजन पे जाइए, कोल्हान रीजन में 14 सीटें आती हैं जिनमें बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था। ये 2019 का आंकड़ा है। इसके अलावा जेएमएम, जहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया, वहां पर जेएमएम के हिस्से में 13 सीटें आई थी, तो वहीं अन्य के हिस्से में 1 सीट आई थी। और कोयलांचल की बात करें, देखिए 16 सीट्स आती हैं, 8 बीजेपी को मिली थी, 5 जेएमएम को मिली थी और अन्य के खाते में 3 सीट्स जो हैं वो गई थी। बिल्कुल, संथाल परगना का जिक्र करेंगे जहां पर 18 सीटें आती हैं। संथाल परगना में बीजेपी के हिस्से में 4 गई थी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ये। जेएमएम का प्रभाव इस क्षेत्र में संथाल परगना में नजर आता है। 13 सीटें जेएमएम के हिस्से में गई थी, जबकि अन्य यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार एक व्यक्ति यहां से खाता खोलने में कामयाब रहा था। बिल्कुल, और रीजन वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करें तो 11 सीट्स आती हैं यहाँ पर। बीजेपी के खाते में 2 सीट्स, जेएमएम के पास 7 सीट और अन्य के खाते में 2 और सीट्स जो हैं वो गई थी इस रीजन से। उत्तरी छोटा नागपुर ये आखिरी जोन है, लेकिन इसका प्रभाव नजर आता है। 13 सीटें इसमें भी आती हैं। ये इत्तेफाक है कि जो भी जोन में बता रही हूँ उसमें 13 के करीब की सीटें आ रही हैं। देखिए 13 उत्तरी छोटा नागपुर 13 सीटें, जिनमें बीजेपी के खाते में 3 सीटें गई थी। ये मिला जुला क्षेत्र है जिसमें शहरी और ग्रामीण अंचल दोनों आता है। जेएमएम की बात करें तो 7 सीटें गई थी इस क्षेत्र में भी और अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। जब ग्रामीण अंचल से निकल करके हम अर्बन वोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर बीजेपी को थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता नजर जरूर आता है। कुल सीटों की बात करें तो 81 है। 2019 का ये आंकड़ा रीजन वाइज आपके सामने न्यूज इंडिया ने साझा किया है। बिल्कुल, तो देखिए ये 2019 का आंकड़ा और इस बार अगर हम देखें तो कोशिश की जा रही है कि बीजेपी की तरफ से कि जो सूखा है, जो वनवास है वो खत्म किया जाए। इस बीच पूजा, झारखंड में कौन कितने सीट्स पर चुनाव लड़ रहा है ये भी जानना दिलचस्प हो जाता है, तो इस बारे में भी बता देते हैं कि इस बार के झारखंड के जो विधानसभा चुनाव है कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तो सबसे पहले बात हम कर लेते हैं एनडीए गुट की। देखिए एनडीए गुट की जब हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी जो है वो 69 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये एनडीए गुट है, ये एनडीए खेमा है जिसमें एलजेपी भी आती है। एलजेपी जिसको 1 सीट दी गई है। आजसू यानी कि एजेएसयू, इसके हिस्से में 10 सीटें गई हैं। एनडीए ने इसके लिए 10 सीटें आरक्षित की थी। जेडीयू को 1 सीट, चूंकि झारखंड के अंदर जेडीयू का बहुत ज्यादा वर्चस्व नहीं माना जाता है, तो जेडीयू के हिस्से में मात्र 1 सीट गई। एलजेपी का भी बहुत ज्यादा वर्चस्व नहीं है, तो 1 सीट एनडीए खेमे ने अलॉट करी थी। इसी तरीके से आईएनडीआईए के बारे में मोनिका आपको बताएं। बिल्कुल, देखिए आईएनडीए गठबंधन है तो जेएमएम 44 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी के पास 5 सीटें गई हैं। कांग्रेस 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है और लेफ्ट के पास 2 सीट्स गई हैं। आईएनडीए गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन की जंग है और इसमें हम देखेंगे तो एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है जेएमएम पार्टी है। जाहिर तौर पर क्षेत्रीय पार्टी है, 44 सीटों पर वो इलेक्शन लड़ रही है। बिल्कुल, देखिए लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। आईएनडीआईए गठबंधन यानी कि उस खेमे का जिक्र मोनिका ने आपके साथ में किया। ये जो यहाँ पर लड़ाई है वो सीधे तौर पर 2 गुटों के बीच में नजर आती है, जिसमें खेमा है सीधे तौर पर आईएनडीआईए गठबंधन और दूसरी तरफ है एनडीए गठबंधन। तो चलिए सीधे तौर पर मेहमानों का रुख करते हैं। अरुण सावंत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप शिवसेना के। इसके अलावा हमारे साथ मुकलेश शेख जुड़े हुए हैं, एनसीपी के नेता हैं। महाराष्ट्र के बारे में इनसे मोनिका चर्चा करेंगे। बिल्कुल अरुणेश जी, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। बताइए क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके के रुझान हम साझा कर रहे हैं, चुनाव संपन्न हुआ, थोड़ा सा तो सांस में सांस आई होगी। अरुण सावंत महाराष्ट्र से मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो
विधानसभा के चुनाव आज शाम को 6 बजे यहाँ पर खत्म हुए। काफी अच्छा माहौल महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में था। मुंबई से लेकर देश महाराष्ट्र के अलग कोने पर जहाँ पर एक आदिवासी एरिया रहते वहां तक पूरे महाराष्ट्र में सभी यहाँ के जो वोटर्स वो बाहर निकले थे और महायुति को उन्होंने काफी अच्छी तरह से आशीर्वाद दिया है, ऐसा सभी जगह से सुनने में आ रहा है। क्योंकि पिछले 2.5 साल से इस राज्य के मुख्यमंत्री खास करके एकनाथ राव शिंदे जी और दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री अलग अलग इलाकों में घूमकर जो विकास के कार्य वो कर रहे थे और जो उन्होंने अपना विजन रखा इस महाराष्ट्र के लिए, उससे महाराष्ट्र की जनता काफी प्रभावित थी और इसी के कारण बहुत ही ज्यादा संख्या में बाहर निकलकर लोगों ने इस सरकार को फिर से एक बार आशीर्वाद दिया, ऐसे इस वक्त तो मुझे लग रहा है। और इसी के नतीजे आपको 23 तारीख को मालूम पड़ेगा कि इस महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी महाराष्ट्र के जनता ने फिर एक बार महायुति के हाथ में दी है और जो महाविरोधी आघाड़ी इस महाराष्ट्र में विरोध का काम करी थी उसको फिर एक बार पीछे धकेल दिया है। बिल्कुल, हमारे साथ मुकलेश शेख भी जुड़े हुए हैं, एनसीपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुकलेश जी, आपको क्या लगता है, एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं, क्या कुछ उम्मीद है आपकी? मुकलेश जी, शायद आपका फ्रेम म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिएगा। बिल्कुल स्पष्ट आवाज आपकी आ रही है, बोलिए। मैडम अभी तो 23 तारीख के सामने सब पता चलेगा। उसके बाद आज तो है जो महाराष्ट्र की जो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन किस पार्टी की जो सरकार बनेगी, वो तय जनता ने करके आज चीजों को बंद कर दिया गया। 23 तारीख को ही सब कुछ ओपन होगा, उसके बाद सब शपथ लेंगे और हमें यकीन है कि महायुति को ही फिर से चांस मिलने वाला है। अजीत दादा पवार के सारे सीट जितने भी दिया है वो सीट चुन के आने वाले हैं। अभी तक उम्मीद तो दुनिया कायम है। जनता जिस हिसाब से अजीत पवार साहब के लाडली बहन योजना में फायदा लिए, लोगों ने साथ दिया और भी तरह तरह के कामों में साथ दिया अजीत दादा पवार का। पवार साहब ने बहुत मेहनत की है, सभी कार्यकर्ता सभी लीडरों ने मेहनत किया। मुकलेश जी, लेकिन महाविकास आघाड़ी का तो कहना है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है महाराष्ट्र में। नहीं, वो तो अभी क्या है देखा जाएगा 23 तारीख के बाद। इसके बारे में अभी सारे लोगों की जो है एग्जिट पोल जो है अलग अलग चैनलों में दिखा रहे हैं, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। तो इसके बाद ही सब कुछ पता चलेगा। मेहनत तो हम लोगों ने किया है और सबके साथ है। महाराष्ट्र की जनता पवार को लीडर मान रहे हैं। 23 तारीख के बाद ही आपके चैनल में पता चलेगा। आपके चैनल में हम लोग खुद बैठ के खुशी जाहिर करेंगे और जनता जो है जनता के हित के लिए आगे भी काम करेंगे। सरकार हमारी बन रही है। अरुण जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा सर, जिस तरीके से एंड पॉइंट पर टर्निंग पॉइंट बन गया विनोद तावड़े जी का पैसे वाला मामला, कैश कांड, आपको क्या लगता है कि उससे जनता थोड़ा सा तो उसका उच्चाटन हुआ होगा आपसे? नहीं मोनिका जी, देखिए ये जो विनोद तावड़े जी का जो प्रकरण है जिसे आपने कैश कांड कहा, उसका कोई भी असर इस महाराष्ट्र के इलेक्शन के ऊपर ना हुआ है और ना होने वाला है। वहां की सच्चाई क्या है वो अभी साबित हुई नहीं है। आपको सच्चाई का एक पहलू में बताना चाहूंगा कि वहां बविया जो बहुजन विकास आघाड़ी जो ठाकुर जी की पार्टी है, हितेंद्र ठाकुर जी की, उनका एक एमएलए कैंडिडेट आखिरी दिन में उसकी पार्टी से कंटाल कर पार्टी को छोड़ देता है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं और वो साफ साफ ये बताता है कि मुझे मेरी पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं है, मैं बेकार में ये वोट क्यों खराब करूं। उसके बजाय ये वोट अगर विकास का काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अगर जाते हैं तो मेरे इस पालघर क्षेत्र का विकास हो सकता है और इसीलिए मैं मेरे इस उम्मीदवारी पद का मैं राजीनामा दे रहा हूँ। ठीक है अरुण जी, आपका रुख वापस से करेंगे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और लगातार एग्जिट पोल, महा एग्जिट पोल न्यूज इंडिया पर जारी है। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आंकड़े जो रिवील होंगे आपको चौंका भी सकते हैं। एक है तो सेफ है।
बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, ये साबु का काम है।